तो मध्य प्रदेश में मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से ही बाकी की 3 सीटों पर जो नक्सल प्रभावित थे वहां पर 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। एक तरफ जहां नेताओं ने अपनी पार्टी को जिताने में जी जान झोंक दी थी, वहीं उनके बेटों ने भी अपने पिता और पार्टी को जिताने की हर मुमकिन कोशिश की। दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह जहां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, वहीं शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने कहा, एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी आएगी। सर कुछ कह नहीं सकते सर, चुनाव होता है और पूरी तरह इस क्षेत्र की जनता पर निर्भर है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं पॉजिटिव तो हूँ, मगर देखते हैं पहले वोटिंग प्रतिशत क्या आती है, उसके बाद 8 दिसंबर को ये असली नतीजा पता चलेगा। को यूथ कहते हैं और कहते हैं कि हम इस देश का भविष्य है। तो इस देश का भविष्य बनने से पहले इस देश का, प्रदेश का भविष्य तय करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज मैंने वोट डाल के इस प्रदेश का भविष्य तय किया। चले, दावे सबके अपनी अपनी तरफ से यहां पर जारी हैं, लेकिन किसके दावों में सच्चाई कितनी, लोग किसके वादों पर कितना भरोसा करेंगे, 8 दिसंबर को पता चल जाएगा नतीजों के रोज। भोपाल का रुख करेंगे, सिरोठा जी हमारे साथ महाबर में। सिरोठा जी, 10 साल पिछले 10 सालों से बीजेपी मध्य प्रदेश पर काबिज है। ऐसे में चूंकि आप भोपाल में ही रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जमीनी हकीकत इस वक्त क्या है एंटी इनकम्बेंसी को लेकर? भले ही शिवराज सिंह की छवि बेदाग हो, लेकिन जो उनके साथ के जो चेहरे उनके कैबिनेट के, उन पर लगातार आरोप लगते रहे और लोग नाराज भी हैं उनसे। देखिए, 2003 के चुनाव से हम 2013 के चुनाव का कंपैरिजन करें तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की शुरुआत उस समय दिग्विजय सिंह से शुरू होती थी। यहाँ पर शिवराज सिंह के साथ में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, लेकिन इनके जो मंत्री हैं, इनके जो विधायक हैं, उनके खिलाफ स्ट्रांग लोकल इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ चल रहा था और उसी के चलते करीब 48 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटे, 3 मंत्रियों को घर बैठाया। बावजूद इसके अभी भी इनके 1 दर्जन मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ काफ़ी कड़े संघर्ष में आज वो हैं, जिनको टिकट दिया गया है। तो फैक्टर तो है, लेकिन अब आप 10 साल की अगर बात करेंगे तो जो बीएसपी का जो मुद्दा जिस पर वो सरकार आई थी भाजपा, बिजली सड़क पानी, उसके क्षेत्र में उन्होंने काम काफ़ी किया है, लेकिन बहुत सारे काम करने की गुंजाइश बाकी है। जैसे बिजली के क्षेत्र में उन्होंने कहा था हम फीडर सेपरेशन कर देंगे जनवरी 2013 तक, और उस गाँव में और शहर में दोनों जगह 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन ये फीडर सेपरेशन का काम अभी 60% ही पूरा हो पाया है। लेकिन बिजली भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन बिजली को लोगों तक पहुँचाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पर कम है। सड़कों की जहाँ तक हम बात करें तो मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे सड़कों जो है उनकी बहुत ख़राब स्थिति है। जो स्टेट रोड्स हैं वो मेनली सारे रोड ठीक हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर रोड की बात जहाँ तक आप करें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में जो पहले 5 सालों में जो पैसा केंद्र सरकार से मिला था वो दूसरे 5 सालों में रोक दिया गया, उसके कारण ग्रामीण सड़कों की स्थिति बिगड़ी है। मुख्यमंत्री और जो छोटे यानी कि जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी बीजेपी, वो वादे अभी तक पूरी तरह से नहीं हुए, भले उसमें कुछ सुधार यहां पर जरूर हुआ। शंभुनाथ जी, इन तीनों मुद्दों के अलावा एक और बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर भी उठा था, लेकिन सवाल कांग्रेस का है। इस बार कांग्रेस भले एक साथ आती हुई दिख रही हो, लेकिन टिकट बंटवारे में भी जिस तरह की वहां पर बाकी जो वहां पर खड़े हुए हैं वो कितनी मुश्किल बढ़ाएंगे? कांग्रेस शुरू से वहाँ अपना कमज़ोर रुख रहा कांग्रेस का। भ्रष्टाचार का जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है, जो अपना भ्रष्टाचार का एक आरोप पत्र जारी किया, वो घोषणा पत्र के 1 दिन पहले दिखाई पड़ता है। उसमें अजय सिंह के अलावा और कोई बड़े नेता दिखाई नहीं पड़ने से अगले दिन जबकि घोषणा पत्र जब जारी हुआ तो वही सारे बड़े नेता दिखने लगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर फूट है और कांग्रेस खुद उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के बहुत भुनाना नहीं चाहती। उसके 2-3 बातें हो सकती हैं। एक तो अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उछाला जाएगा तो अपने मनोज जी जैसा कह रहे थे कि लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जा रहा, तो लोकसभा में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आ जाएगा। इससे कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एक तरह से साइलेंट ही है। अब जहाँ तक विकास का मुद्दा है, अभी जो वो देवी मंदिर हादसा हुआ था जी, विकास अगर इतना अच्छा था तो वहाँ रेस्क्यू फोर्सेज पहुँचने में उनको बहुत समय लग गया। वजह कि ग्वालियर से दतिया जाने वाला जो हाईवे है वो इतना ख़राब था कि वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो गया। तो विकास भी कोई खास नहीं दिखाई पड़ता। बिजली की स्थिति लोग जानते ही हैं। तो बहुत सारी नाकामियां हैं जो इस बार दिखाई पड़ेंगे। बहुत सारी मनोज जी, बहुत सारी नाकामियां, लेकिन क्या इन नाकामियों को कांग्रेस भुनाती हुई दिखाई दी? और क्या जब नतीजे आएंगे तब इसके बाद कुछ साफ होगी तस्वीर? हालांकि अभी तो फिलहाल कांटे की टक्कर बताई जा रही है।
देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो मध्य प्रदेश दोनों ही पार्टियों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहा है प्रदेश। दोनों ही दलों का वहाँ पर अपना एक संगठन है, नेता दोनों दलों के पास अच्छे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे भी चेहरा बनते हैं और प्रदेश पे भी बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं कि पिछले 10 साल का जो शासन रहा वो भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। उससे 10 साल पहले दिग्विजय सिंह का शासन था वो भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। सिरोठिया जी जैसा कह रहे थे, मैं भी गया था उस चुनाव में 2003 में जब उमा भारती मुख्यमंत्री के तौर पर लड़ी थी, तो बिजली, पानी, सड़क की क्या स्थिति वो मध्य प्रदेश ने देखा। और 10 सालों में मध्य प्रदेश में बहुत नहीं सुधार हुआ हो, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सुधार हुआ इस क्षेत्र में, बिजली, पानी, सड़क में। जैसा पडनेकर जी ने कहा, उनकी लाडली योजना की तारीफ केंद्र सरकार की योजना में हुई। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने 1% ब्याज पे ऋण दिया। तो ये सब योजनाएं जो वो भुना रहे हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो भ्रष्टाचार पर दोनों ही दल, मैं कहूँगा कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्हें जवाब जनता को देना है। अगर केंद्र का भ्रष्टाचार का जवाब कांग्रेस को देना है तो प्रदेश में जो मंत्रियों पर आरोप लगे उसका जवाब बीजेपी को देना है। तो कुल मिला के दोनों ही दल जो हैं, दोनों के पास प्लस पॉइंट भी कहने के लिए हैं और माइनस पॉइंट भी हैं। कांग्रेस ने अंतिम समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करके अपनी फूट को ढकने का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जमीन पे बिखराव अभी भी दिख रहा है। लेकिन कितना कुछ असर डाला ज्योतिरादित्य सिंधिया के फैक्टर ने, ये बाद में साफ हो। आप बने रहिए, सबसे आपसे बातचीत जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकना होगा।